Hello everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself मनीषा. तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ की सीरीज एक तरह से. तो सारे माइनर हम ट्राई कर रहे हैं कि कंप्लीट कर लें छत्तीसगढ़ के पेपर होने से पहले. और इस सेशन में हम सिर्फ माइनर ही नहीं, माइनर के साथ साथ मेजर भी डिस्कस करेंगे. मतलब कि आपके साथ सीपीसी, बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस सारे ही पेपर 18 सितंबर तक कंप्लीट किए जाएंगे एनी हाउ. ठीक है. तो अपने प्रिपरेशन को कल जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, सर ने डिस्कस किया है अभी तक तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था. तो हम लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सिंस इट्स इंसेप्शन. ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो आपका कब आया, कैसे आया, इसके कितने पार्ट्स हैं. और मेरा सोर्स जो है वो पढ़ाने का आप सभी को क्या करना है, अपने साथ डायरेक्ट लेके रखना है. और अगर नहीं रखा है तो आपको स्क्रीन पे कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा. तो कोशिश करिए कि अपने डायरेक्ट को भी अपने साथ रखिए, ताकि आपके साथ इजी हो जाए कि आप क्या कर सको, इसको अच्छी तरह से अपने डायरेक्ट्स में भी हाईलाइट कर सको कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पेपर आता है. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लिमिटेशन एक्ट. अब देखिए, लिमिटेशन जो कि क्या है, परिसीमा अधिनियम 1963 का ये एक्ट है आपका. 1963 में ये एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में आया. और इससे पहले हमारे पास अलग अलग लॉज में भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो दिया हुआ है. लेकिन इस लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या है कि लिमिटेशन किस पे लग रहा है कि आपको कोई भी सूट अगर फाइल करना है, कोई भी अपील फाइल करनी है, या फिर आपका कोई भी रिवीजन है, रिव्यू पिटिशन है, कुछ भी हो, तो उस पे आपका क्या लिमिटेशन पीरियड होगा, किसके पहले आप क्या करोगे, अपने लिमिटेशन पीरियड, उसी लिमिटेशन पीरियड के पहले आप सूट को फाइल करोगे. ठीक है. तो ये लिमिटेशन पीरियड आप कैसे फाइल करोगे, कहाँ से देखोगे? तो ये होता है हमारे पास ये जो लिमिटेशन एक्ट है. ठीक है. इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमें क्या करना होता है कि सारे पीरियड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं. उसी लिमिटेशन पीरियड में हमें सूट फाइल करना होता है. और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई एक्ट है जो पर्टिकुलरली क्या करता है, खुद का लिमिटेशन पीरियड रखता है. बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटेशन पीरियड खुद ही दे रखा होता है कि अपील का लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, बट दैट इज इन कंसोनेंस विद द लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में इसका जो रिलेवेंस है लिमिटेशन एक्ट का, वो आपका है 3 to 4 क्वेश्चंस का है. ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे. ठीक है. लेकिन इसके अलावा जहां कहीं भी आता है इससे क्वेश्चंस इतने ही होते हैं. और होता क्या है कि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते,
बट इसके आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है कि आर्टिकल्स कहाँ दिए हुए हैं, तो इसमें एक स्केड्यूल दिया गया है जिसमें पार्ट हैं कई सारे, और उन पार्ट्स में जो नंबरिंग है उसको हम आर्टिकल कहते हैं, और उस आर्टिकल के अंदर आपका लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। मैं आज जो है इस लेक्चर में उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूंगी जो कि होगा, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं फिक्स लिमिटेशन पीरियड भी होता है, तो ये सारी बातें भी हम आज देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हैज अ 5 पार्ट, ठीक है। पार्ट टोटल कितने हैं इसके? 5 पार्ट है यहाँ, और आपका जो नंबर ऑफ सेक्शन जो है, कंप्लीट नंबर ऑफ सेक्शन आपके पास 32 है, ठीक है। 5 पार्ट, 32 सेक्शन, और इसके बाद एक स्केड्यूल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। ये जो एक्ट है आपका 36 नंबर का एक्ट है, 36 ऑफ 1963 का है ये, ठीक है। और इसके बाद ये एक्ट जो है पास हुआ था 5 अक्टूबर 1963। तो हमें ये डेट याद रखनी है, 5 अक्टूबर 1963। और इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 1 जनवरी। और कौन सा लॉ है जो 1 जनवरी को इन्फोर्स हुआ था? ठीक है, 1 जनवरी 1964। ये सीपीसी की डेट है, सीपीसी का इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1908। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 1 जनवरी 1964, 1964 को ये एक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आया। अब देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। लिमिटेशन एक्ट नंबर 36 है आपका। इसके बाद 5 अक्टूबर 1963 को ये इन्फोर्समेंट में आया। इसके अलावा इसका जो प्रियम्बल है ये बताता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग एंड फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टेड देयर विद। ठीक है, तो सारे सूट्स और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके लिए ये जो एक्ट है यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये एक्ट क्या है? एग्जॉस्टिव है। यहाँ पे हर चीज की लिमिटेशन दी हुई है। ठीक है, अब आते हैं एग्जॉस्टिव इन नेचर है। पार्ट 1 जो है आपका प्रिलिमिनरी है, जिसमें शॉर्ट टाइटल इसको लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। देखिए, आप सभी को अगर देखना हो तो इस पूरे बैरक को मैंने पढ़ा है सिर्फ 2 पेज में। ठीक है, सिर्फ 2 पेज में पूरा का पूरा लिमिटेशन पढ़ा गया है, और इतना ही आपको पढ़ना है, इतने ही में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। लिमिटेशन एक्ट 1963 है, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी 1964 से। इसके बाद इन्फोर्समेंट में वही 1 जनवरी 1964 को ये इन्फोर्समेंट में आया था। इसका डिफिनीशन क्लॉज जो है वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अधिकतर डेफिनेशन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपका है कि हु इज अप्लीकेंट। अप्लीकेंट कौन होता है, ठीक है। तो अ पिटिशनर, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन अप्लीकेंट डिराइव इट राइट टू अप्लाई, ठीक है। अपना अगर कोई भी एप्लीकेंट जो है किसी पर्सन से क्या करता है, अपना राइट डिराइव करता है, तो वो भी एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, अदर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय एन एप्लीकेंट कैसे कर रहा है, तो एज एग्जीक्यूटर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है और रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। दूसरी चीज सब क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है एप्लीकेशन को, ठीक है। एप्लीकेशन वर्ड जो है आपका इंक्लूड करता है, ये सिर्फ लिमिटेड डेफिनेशन है एक तरह से कि एप्लीकेशन वर्ड जो है इंक्लूड करता है पिटिशंस को भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सी में बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड चेक। अब चेक और हुंडी की डेफिनेशंस को आप कहाँ से ले आओगे, तो ये डेफिनेशन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइंड है। इसके अलावा डी में जो है बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई भी पर्सन क्या करता है, खुद को ऑब्लिग्ड करता है कि वो जो मनी रिसीव किया है उसको पे करेगा किसी दूसरे पर्सन को ऑन अ कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म, ठीक है। तो जो उसका ऑब्लिगेशन है, जो वो खुद को ऑब्लिग्ड किया है, वो ऑब्लिगेशन जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा अगर जो ऑब्लिगेशन है, जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन वहां पे लिखी गई है, वो स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म कर दिया जाता है या फिर नहीं परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं सब क्लॉज ई में डिफेंडेंट डिफाइंड है। डिफेंडेंट मीन्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom the defendant derives his liability to be sued, ठीक है। किसी भी पर्सन से जिससे डिफेंडेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी को डिराइव करता है कि वो सू किया जा सकता है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये हो गया डिफेंडेंट। ए में एप्लीकेंट है, बी में ई में डिफेंडेंट है, बी में एप्लीकेशन है, सी में बिल ऑफ एक्सचेंज है, डी में बॉन्ड है, ई डिफेंडेंट, एफ इज फॉर ईजमेंट। ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट जो है एक इंटरेस्ट होता है जो किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। किसी पर्सन के फेवर में हम किसी भी इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, और वो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है वो कैसा होता है, उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना है या फिर उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए कैसे है, ईजमेंट इंक्लूड अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बाय विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, ठीक है। किसी के घर से अगर किसी को जाने की सहमति मिल जाती है, मान लीजिए आपको किसी के साथ स्टेयर्स को शेयर करना है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी चीज वहां पे आती है तो वो भले ही उस पर्सन की प्रॉपर्टी ना हो, उसको वहां से कोई भी चीज रिमूव करने का राइट मिल जाता है। और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू और सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन पे के लैंड पे कोई भी चीज सबसिस्ट कर रहा है तब। नेक्स्ट आते हैं जी में फॉरेन कंट्री डिफाइंड है, अदर देन इंडिया होता है। एच जो है वो गुड फेथ की बात करता है। नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। किसी भी चीज को अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ नहीं किया गया है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, गुड फेथ में नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्लेंटिफ। आई जो है वो प्लेंटिफ को डिफाइन करता है। इसमें भी प्लेंटिफ का मतलब ये है कि खुद जो सू कर रहा है या फिर किसी पर्सन के थ्रू, प्लेंटिफ में वो भी पर्सन आता है जिससे ये इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है कि आप सूट फाइल कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन के स्टेट से को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आप
उस सिचुएशन में क्या कहे जाओगे, प्लेंटिफ कहे जाओगे। अब आते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन 2J। जे में जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है और इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी डिफाइन किया गया है। तो कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि प्रिस्क्राइब पीरियड इज डिफाइंड अंडर विच क्लॉज। तो 2 क्लॉज जे में आपको प्रिस्क्राइब पीरियड भी डिफाइन किया गया है और पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है किसी सूट के लिए, अपील के लिए या एप्लीकेशन के लिए, जो लिमिटेशन एक्ट का स्केड्यूल है उसमें। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका दिया गया है उसके बाद जब आप कंप्यूट करते हो, ठीक है। क्योंकि अभी जब हम आगे लिमिटेशन एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करते हैं, बहुत सारे पीरियड्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, कुछ को ऐड करते हैं। तो उस एक्सक्लूजन के बाद जो हम कंप्यूट करके नेट पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकालते हैं उसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। के में प्रोमिसरी नोट डिफाइंड है, means instrument whereby the maker engage absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ भी डिफाइन किया गया है और इसके आगे भी, इसके आगे मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। तो आपको जब पेपर में आएगा तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ वो एक्ट मेंशन है या नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं है तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लगाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये दोनों आ रहे हैं। लेकिन अगर मेंशन है तो आपको 2K लगाना है, ऑप्शन टिक करना है। सूट क्या होता है, यहाँ पे सूट में आपका अपील और एप्लीकेशन नहीं आता है। टॉर्ट मीन्स 2M में टॉर्ट को डिफाइन किया गया है, मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर ब्रीच ऑफ और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट, ठीक है। कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो आप तो उसको हम कहेंगे कि टॉर्ट है। अब आते हैं ट्रस्टी 2N में डिफाइंड है। ट्रस्टी में इंक्लूडेड हैं बेनामीदार, mortgagee remaining in the possession after the mortgage has been satisfied, और a person in wrongful possession without title, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कि wrongful possession में है without title। अब आते हैं पार्ट सेकेंड। जो पार्ट सेकेंड है, 5 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में आपका प्रिलिमिनरी आपने देख लिया, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन क्लॉज हो गया। अब आते हैं डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका कंप्लीट देख लीजिए। 2A अप्लीकेंट है, 2B एप्लीकेशन, 2C बिल ऑफ एक्सचेंज, D में बॉन्ड है, फिर इसके बाद से E में डिफेंडेंट, F ईजमेंट, G जो है फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कंट्री, I प्लेंटिफ, H गुड फेथ, और इसके बाद J में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन, K में प्रोमिसरी नोट, L सूट, M में टॉर्ट डिफाइंड है, N में ट्रस्टी। अब आते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। पार्ट सेकेंड जो है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। इसमें लिमिटेशन सूट्स में क्या होना चाहिए, कैसे बार लगाते हैं, कैसे एक्सक्लूजन करते हैं, क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पार्ट सेकंड में दी हुई हैं। ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर सेकंड है, जो कि सेक्शन नंबर 3 से लेकर के आपका ये कहाँ तक दिया है, 11 तक। सेक्शन नंबर 3 जो है वो बार ऑफ लिमिटेशन से डील करता है। बार ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 till 24, ठीक है, इंक्लूसिव। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, ठीक है। तो जो कोई भी सूट है, कोई अपील है, वो सारे विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड आपके फाइल किए जाएंगे, उसके बाद नहीं किए जा सकते हैं।
और यद्यपि कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो एज अ डिफेंस ना सेटअप किया गया हो। अब देखिए, लेकिन इस एक्ट के लिए सूट को हम कब मानेंगे कि वो इंस्टीट्यूट किया गया है? अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, उस डेट पे मानेंगे कि सूट फाइल हुआ है व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, जब प्रॉपर ऑफिसर के बाद आप प्लेंट को प्रेजेंट करोगे उस डेट पे हम नॉर्मल सिचुएशन में मानेंगे। पॉपर के सिचुएशन में क्या होता है कि जो पॉपर है उसको लीव लेना होता है कोर्ट से, तो वो जो लीव का एप्लीकेशन लगाता है, व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, तो उस डेट पे मान लेंगे कि सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी अगर है तो उस टाइम पे बाउंड अप बाय द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा उसको अगर फर्स्ट टाइम पे जो क्लेमेंट है वो सेंड किया है। अब देखिए, अगर कोई क्लेम है जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के थ्रू हो रहा है, तो सेट ऑफ के सिचुएशन में क्या होगा, जिस डेट पे आपका प्लेंट फाइल किया गया था उस दिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, तो हमें यहाँ पे पीछे से जो सूट की डेट है उस डेट से हम मानेंगे कि सेट ऑफ है। अब देखिए, इन केस ऑफ काउंटर क्लेम क्या होगा, ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कि कब ये दोनों सिचुएशन में माना जाएगा। इस सिचुएशन में क्लेम को हम क्या कहेंगे, शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। इस सिचुएशन में, सेट ऑफ के सिचुएशन में भी हम सेपरेट सूट उसको डीम करते हैं और उसके बाद से हम ये मानते हैं कि वो किस डेट पे क्लेम किया गया है। तो जब सेट ऑफ क्लेम किया गया है तो इनिशिएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट, और जब काउंटर क्लेम किया गया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिस डेट पे काउंटर क्लेम को फाइल किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, इसका सी जो है वो नोटिस ऑफ मोशन की बात करता है। इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन अ एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। अगर मान लीजिए आपको नोटिस ऑफ मोशन के थ्रू वो करना है तो उस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, मोशन इन द हाई कोर्ट। सेक्शन नंबर 4 जो है, एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। अब मान लीजिए जिस डेट पे कोर्ट क्लोज है उस डेट पे आपका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। ठीक, तो जिस डेट पे हमारा जो कोर्ट है वो क्लोज है उस डेट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट डेट होगा उसी दिन हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो काउंट होगा, उस दिन खत्म होगा। तो देखते हैं, वेयर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन। देखिए, लिमिटेशन एक्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन सूट, अपील और एप्लीकेशन पे लगता है, कौन सा सब पे लगता है, कौन सा एग्जीक्यूशन पे भी लगेगा, अपील पे भी लगेगा, सूट पे भी लगेगा, और कौन सा सिर्फ सूट पे लगता है। ऐसे बहुत सारे इसमें सेक्शंस हैं जो सिर्फ सूट पे लगते हैं और बाकी चीजों पे नहीं लगते। तो आपका जो सेक्शन नंबर 3 था वो जो है सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे लगता है। ठीक, सेक्शन नंबर 3 किस पे लग रहा था, सेक्शन नंबर 3 जो है सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई हो रहा था। जबकि आपका जो सेक्शन नंबर 4 है ये किस पे लग रहा है, सेक्शन 3 में स्पेशली मेंशन था, अब है अपील, एप्लीकेशन और सूट। आपका सेक्शन नंबर 4 क्या है, अपील, एप्लीकेशन और सूट पे लग रहा है, एग्जीक्यूशन पे नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 को। यहाँ पे भी सीधे लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट। ठीक है, सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। द सूट, अपील और एप्लीकेशन में बी फाइल्ड, इंस्टीट्यूटेड, प्रेफर्ड आर मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज रीओपन। ठीक है, जब भी अगली बार कोर्ट खुलेगा उस डेट पे हमारा लिमिटेशन पीरियड जो है वो एंड होगा। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी कोर्ट जो है वो क्लोज रहती है हाफ टाइम पे, देखिए
A court shall be deemed to be closed on the day within the meaning of this section if during any part of its normal working hour. ठीक है, मान लीजिए हाफ डे हो जाता है या फिर कोई कॉन्डोलेंस हो जाता है, उस सिचुएशन में आपका क्या है, जो कोर्ट है वो क्लोज्ड है, उस टाइम क्या करोगे आप, जो आपका लिमिटेशन पीरियड होगा उसमें तब भी नेक्स्ट डे से काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस दिन हम मानेंगे कि कोर्ट जो है डीम टू बी क्लोज, कोर्ट उस दिन भी पूरी तरह से क्लोज है। अब आते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जो है आपका एक्सटेंशन की बात करता है। यहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले आप क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद से आपको इसके बाद जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप क्या कर सकोगे, केस को फाइल कर सकते हो। तो कब हो सकता है, ये भी आपका एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर 21, एग्जीक्यूशन पे नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं दे रखा है, may be admitted after the prescribed period if appellant and applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजनेबल कॉज बताना होगा कि आप किस कॉज की वजह से क्या कर रहे हो, आपका जो लिमिटेशन पीरियड है उस पीरियड में आपने अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। 6 जो है वो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 जो है वो लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी है उस सिचुएशन में क्या होगा, तो लीगल डिसेबिलिटी कैसी होती है कि मान लीजिए कोई सूट फाइल करने वाला था और उसके बाद से वो डिसेबल हो गया किसी वजह से, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सिवियरली इल हो जाता है जिसके वजह से वो नहीं जा पा रहा है, अदरवाइज वो हो सकता है कि इनसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड है, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका लीगल डिसेबिलिटी देखा जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉज जो है वो आपका डेथ की बात करता है, ठीक है, where a person is entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or insane, ठीक है, और an idiot, वो क्या है, माइनर रहता है या फिर इंसेन हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आपका, तब वो सूट को फाइल कर सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर डिसेबिलिटी है सीज्ड, जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी उसके बाद वो सेम पीरियड में कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लॉजेस भी याद रखने हैं, फर्स्ट में क्या है, माइनर, इंसेन और इडियट है, ठीक है, 6 क्लॉज 1। नेक्स्ट जो है सेकेंड क्लॉज जो है वो बताता है कि अगर कोई पर्सन है और वो एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज से सफर कर रहा है तो उसके पास क्या है, देखिए, is to be reckoned affected by 2 such disabilities where before his disability has ceased he is affected by another disability, ठीक है, वो एक डिसेबिलिटी से क्या था, सफर कर रहा था और उसके ड्यूरेशन में ही उसके पास एक कोई और भी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, सूट को फाइल कर सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड, ठीक है। तो सेकंड जो है एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है। अब आते हैं 3 जो है वो बताता है, देखिए बहुत इजी है याद रखना, फर्स्ट में क्या है कि एक डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, सेकंड में क्या है कि वो एक से ज्यादा डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, और थर्ड सिचुएशन क्या है कि वो डेथ में कन्वर्ट हो जाती है उसकी डिसेबिलिटी, ठीक है, वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ ऑफ द पर्सन, तब क्या होगा, उसका जो एलआर होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड, ठीक है, उसकी डेथ के बाद सेम लिमिटेशन पीरियड में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो थर्ड क्लॉज में कौन आ गया, डेथ हो रही है और दूसरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो। अब आते हैं फोर्थ, यहाँ पे क्या है कि इसकी जो फर्स्ट पर्सन था उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी किसी लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, ठीक है,
जो सबसेक्शन 3 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन whom द रिप्रेजेंट अफेक्टेड बाई एनी सच डिसेबिलिटी, किसी तरह का, मतलब वो माइनर था, इंसेन था या फिर लुनेटिक था, उस टाइम पे वो क्या करेगा, जो सबसेक्शन 1 और 2 था वो अप्लाई होगा। मतलब कि एलआर को भी आप एग्जेम्प्ट करोगे कि वो जब तक डिसेबल है तब तक सूट नहीं फाइल कर सकता। फिफ्थ जो है, अगर पर्सन जो है डिसेबिलिटी के बाद डेथ कर जाता है, फिफ्थ में उसकी डेथ होती है डिसेबिलिटी की वजह से, बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। जब डिसेबिलिटी सीज होती है उसकी, ठीक है, उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन होता क्या है कि सीज होने के बाद बट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके अंदर वो उसकी डेथ हो जाती है। उस सिचुएशन में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो जो बचा हुआ टाइम होगा वो टाइम पीरियड उसको मिलेगा। माइनर का मतलब इसमें चाइल्ड इन द वूम भी आता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट की बात है, एक या एक से ज़्यादा लोग हैं जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और वो ज्वाइंटली इंटाइटल्ड हैं किसी सूट को फाइल करने के लिए। उस टाइम पे क्या होगा, उनका जो कोई भी एक पर्सन उसका डिस्चार्ज दे सकता है। देखिए, वेयर वन ऑफ द सेवरल पर्सन ज्वाइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ suit or make an application for the execution of decree is under any such disability and a discharge can be given, ठीक है। एक डिस्चार्ज दिया जा सकता है किसी भी पर्सन के थ्रू, कैसे, विदाउट कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट any of them until one of them become capable of giving such discharge, ठीक है। तो अगर डिस्चार्ज दे दिया जाता है तब तो टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें से डिस्चार्ज नहीं दिया गया है तो तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उसमें से कोई एक कैपेबल ना हो जाए डिस्चार्ज देने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8, स्पेशल एक्सेप्शन है कि ये 6 और 7 जो है डिसेबिलिटी का जो पोर्शन है वो अप्लाइज टू सूट इन फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल बी डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर, ठीक है। ये पूछा जाता है कि फॉर मोर देन 3 ईयर फ्रॉम द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय, ठीक है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, ये जो है आपका प्रीएम्पशन पे भी अप्लाई, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू, 6 और 7 जो है वो आपका प्रीएम्पशन के राइट को इन्फोर्स करने के लिए अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर 9। ये जो है वंस मान लीजिए एक बार अगर टाइम स्टार्ट हो गया तो वो बीच में ब्रेक नहीं होगा। Where once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stop it, ठीक है। अगर मान लीजिए जो डिसेबिलिटी है वो सूट फाइल करना, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है और उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी दूसरी डिसेबिलिटी आने वाली उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, ठीक है। इतना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन नंबर 9, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज, ठीक है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स किया जाता है तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज रहता है उस टाइम पीरियड में आपका जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट रन नहीं करेगा। अब आते हैं सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन नंबर 10 में जो है दिया हुआ है, अगर किसी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है तो उस पे लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा जो ट्रस्ट में इन्वेस्टेड है। किसी की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में वेस्टेड है और फॉर स्पेसिफिक पर्पस और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइन की गई है, ठीक है।
बट वहाँ पे कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन ना दिया गया हो। अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया गया है फिर तो लिमिटेशन पीरियड लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स देयर ऑफ, उस सिचुएशन में क्या होगा, शैल बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजन, जो भी इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है उसमें से आपका नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, सूट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड, सेक्शन नंबर 11 है। इसके बाद आते हैं पार्ट 3। ये जो है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 जो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड की बात करता है, और इसमें ये बताता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। सेक्शन 12 में हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं कुछ टाइम को लीगल प्रोसीडिंग्स में। तो कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, कितना टाइम एक्सक्लूड करना चाहिए, आपका जो सेक्शन नंबर 12 है ये भी सूट, अपील और एप्लीकेशन पे लग रहा है, अपील प्लस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा सेक्शन किस पे लग रहा है। तो जिस डेट से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है स्टार्ट हो रहा है उस डेट को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जब कंप्यूट करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को किसी भी सूट में या फिर अपील में या एप्लीकेशन में, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। उस डेट को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरी चीज, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को हम कंप्यूट कर रहे होंगे उस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन, कुछ भी हो रहा हो ऐसे, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी, ठीक है। मान लीजिए किसी डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, तो हमें क्या होता है, किसी को भी अगर उस जजमेंट को क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉपी निकालनी होगी। तो उसकी कॉपी निकालने के लिए जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम अ शॉर्ट टू बी रिवाइज्ड, रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब आते हैं डिक्री या ऑर्डर है जो अपील करना है, तो उसकी कॉपी लेने के लिए जो जजमेंट की कॉपी है, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड है, तो जो अवार्ड की कॉपी लेने के लिए जो टाइम पीरियड है उसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13, ये भी एक्सक्लूजन की बात करता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। सेक्शन नंबर 13 में क्या है कि ये सिर्फ सूट और अपील पे लगता है। इसमें क्या है कि कोई अगर एज अ पॉपर सू करना चाहता है तो उसको लीव चाहिए होता है कोर्ट से, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लगेगा उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। 13 जो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, किसी और कोर्ट में अपने केस को फाइल कर दिया और उसके बाद से आपको पता चलता है कि जो प्रोसीडिंग्स आपने बोनाफाइडली स्टार्ट की थी जिस कोर्ट में किया था वो वहाँ पे फाइल नहीं होना है। तो जो प्रोसीडिंग्स जो हैं बोनाफाइड चली थी उस प्रोसीडिंग को हमें क्या करना होगा, वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, in computing the period of limitation for any suit, time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in the court of first instance, appeal, revision, ठीक है। देख लीजिए, फर्स्ट इंस्टेंट पे भी हो सकता है, अपील पे भी हो सकता है, रिवीजन पे भी हो सकता है, अगेंस्ट डिफेंडेंट।
shall be excluded where the proceedings relates to same matter in issue and is prosecuted in good faith। पहली चीज, जो प्रोसीडिंग्स है वो सेम मैटर इन इशू में है जो पहले हुई हैं, या फिर गुड फेथ में की गई हैं इन द कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर अनेबल टू एंटरटेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोर्ट का एंटरटेनमेंट नहीं है, कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं सेकंड क्लॉज, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो टाइम पीरियड आपने प्रोसिक्यूशन में ड्यू डिलिजेंस से बिताया है फर्स्ट इंस्टेंट पे, उसे हम सेम रिलीफ शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर सच प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। मान लीजिए अगर किसी सेम पार्टी के लिए सेम रिलीफ, सेम पार्टी के साथ सेम रिलीफ के लिए आपने क्लेम कर दिया, तो वो भी आपका एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर कोई और कॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है आपका सब क्लॉज थर्ड। इसमें जो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 23 है, विड्रॉल की बात करता है, उसमें ये कहा गया है कि उसका जो सब रूल 1 है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply in relation to fresh suit instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that first suit must fail by reason of defect in jurisdiction। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 जो है वो अदर केसेस की बात करता है, क्योंकि हमने 12, 13, 14 सब में एक्सक्लूजन पढ़ लिया। अब हो क्या रहा है कि जो आपका कोई और सिचुएशन आता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड कर रहे हो किसी सूट में, अपील कोई किसी एप्लीकेशन में जो कि एग्जीक्यूशन के लिए है किसी डिग्री का, और किसी स्टे के लिए। ठीक है, द टाइम ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। मान लीजिए कोई इंजंक्शन आया था और उसके बाद, तो जब तक वो इंजंक्शन पीरियड था तब तक भी आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सेकेंड क्लास में ये है कि नोटिस देना जरूरी है। मान लीजिए कि सेक्शन 89 सीपीसी हो और इसके बाद से वहां पे नोटिस देना मैंडेटरी है। बाकी जगहों पे भी ऐसा है कि अगर नोटिस देना जरूरी है फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, तो जितना टाइम पीरियड उस नोटिस के लिए सैंक्शन लेने में लगेगा वो टाइम आप क्या करोगे, एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्लास जो है ये बात करता है कोई रिसीवर या फिर इंटरिम रिसीवर अपॉइंट करना है तो उस सिचुएशन में, और फोर्थ क्लॉज में ये है कि पोजेशन बाय परचेजर एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वो टाइम जो लगेगा किसी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड करने में सेल के, उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें फिफ्थ क्लॉज जो है वो बताता है कि डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया in computing the period of limitation for any suit, time during which defendant has been, जो defendant है वो absent है इंडिया से, and from the territory outside India under the administration of central government, तब उस टाइम को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये रहा एक्सक्लूजन का पीरियड पूरा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 जो ये बताता है, ये भी एक तरह से एक्सक्लूजन की ही बात कर रहा है, बट इसमें ये कहा गया है कि किसी का जो राइट है वो अक्रू हो गया है बिफोर डेथ, इफेक्ट ऑफ डेथ
ऑन और बिफोर द अक्रूवल। मान लीजिए जिस डेट पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना था उससे पहले किसी पर्सन का डेथ हो गया या फिर उसके बाद हो गया। आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ यहाँ पे, इसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज होना था, या तो यहाँ डेथ हो जाती है इसकी कहीं, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया और फिर यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर कोई पर्सन है जो लिविंग है, हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट या फिर कोई एप्लीकेशन, वो डाई कर जाता है बिफोर अक्रूवल। ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में क्या है, ये कॉज ऑफ एक्शन आने से पहले ही डेथ कर गया है, तब क्या होगा? और where the right to institute a suit or make an application accrue only on the death of the person, या फिर उसके डेथ पे ही वो कॉज ऑफ एक्शन उसका राइट जो है अराइज होने वाला था। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। ठीक है, जिस दिन से उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैपेबल हो जाता है सूट फाइल करने में। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो लिविंग है, अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन क्या हुआ, ये अक्रूड हो गया पहले ही, डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, और वेयर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्रूज ऑन द डेथ of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative, ठीक है, of the deceased against whom the plaintiff, ये जो है जो फर्स्ट पर्सन था वहां पे हाँ सही है, ठीक है। थर्ड क्लॉज जो है दोनों में यही है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका क्या करना है, जब वो कैपेबल हो जाएगा तब वो क्या कर सकता है, सूट को फाइल कर सकता है। अब देखिए थर्ड क्लॉज जो है वो ये बताता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू सूट टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन और टू सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ देता है कि क्या चीज़ें कहाँ पे अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि अप्लाई कहाँ होता है, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, सूट अपील एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे राइट ऑफ प्रियम्पशन पे ये चीज़ें लगी नहीं रही हैं, लिमिटेशन पीरियड नहीं लग रहा है, तो एक्सक्लूजन का भी पीरियड जो है, जो प्रोविज़न है वो नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, ये जो है आपका सेक्शन नंबर 17 में दिया है। यहाँ पे बस इतना है कि जितना टाइम लगता है रीजनेबल डिलीजेंस से किसी भी फ्रॉड को जानने में, उतना टाइम विथ रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड इट इन द केस ऑफ concealed document until the plaintiff or applicant first had the means to produce the concealed document or completing its production। ठीक है, इसमें किसी भी पर्सन को सूट फाइल करने के लिए इनेबल नहीं करता है या फिर कोई एप्लीकेशन करने के लिए अपॉन रिकवरिंग ऑफ recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which in the case of fraud। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज जो है फ्रॉड के सिचुएशन में has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the fraud। ठीक है, and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud has been committed, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं कर लोगे। दूसरी चीज है मिस्टेक के सिचुएशन में, और फिर कंसील्ड डॉक्यूमेंट है तो उसमें यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 में जो पूछी जाने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है जो सबसे लास्ट में प्रोवाइजो दी हुई है, दैट provided that such application is made within 1 year from the date of discovery of fraud। एक साल के अंदर आपको क्या करना है, फ्रॉड डिस्कवर होने के अप्लाई करना है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है, 18 में दिया हुआ है इन राइटिंग। अगर एक्नॉलेजमेंट कर लिया तो क्या होगा, फिर से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर बिफोर और एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर अ सूट एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्ट ऑफ any property right, acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing signed by the party against whom such property or right is claimed or by any person through whom he derives। ठीक है, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। ठीक है, तो जिस दिन पे acknowledgement साइन किया गया है उस दिन पे फिर से आपका fresh period स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। इसमें भी क्या होगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा व्हेन द पेमेंट वाज मेड, सेक्शन 19 में। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अगर मान लीजिए कि कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो कर देता है एक्नॉलेजमेंट, तब तो क्या होगा, अगर कोई लॉफुल गार्जियन है, कमिटी है, मैनेजर, एजेंट या फिर ऐसे कोई पर्सन है जो कर देता है, नथिंग इन द सेट सेक्शन रेंडर वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर एग्जीक्यूटर मॉर्टगेजी चार्जेबल बाई रीजन ओनली ऑफ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट साइंड बाई और द पेमेंट मेड बाई एजेंट और एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये तो बस आपको इफेक्ट सेक्शन नंबर आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज सेक्शन नंबर 21 इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट कोई दूसरा प्लेंटिफ आपका आता है या फिर कोई दूसरा डिफेंडेंट आप ऐड करते हो प्लीडिंग में, तो उस टाइम पे क्या होगा, द सूट as regarded him be deemed to have been instituted when he was so made a party। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई नया पर्सन आता है तो उसके लिए सूट की डेट क्या होगी, तो जिस दिन से वो पार्टी बना है उसी दिन से ये माना जाएगा कि सूट जो है वो फाइल किया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट the omission to include a new plaintiff and defendant was due to mistake made in good faith, it may direct that suit as regarded such plaintiff and defendant shall be deemed to have been instituted on the earlier date। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड कमिट हुआ है या फिर मिस्टेक की वजह से या फिर ड्यू डिलीजेंस की वजह से जानबूझ के ऐसा किया गया है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि पीछे के डेट से तब मानेंगे। अब आते हैं, कोई असाइनमेंट या डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और वेयर द प्लेंटिफ इज मेड डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट इज मेड द प्लेंटिफ, तब क्या होगा, आपका सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 22 कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टॉर्ट। तो इसमें क्या है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो फिर से स्टार्ट होता जाएगा एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और टॉर्ट एज द केस में भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो लास्ट जब भी ब्रीच ऑफ टॉर्ट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां से फिर से कंटिन्यू कर जाएगा। 23 जो है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस किया जा सकता है। 24 जो है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी मेड विद रेफरेंस टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो टाइम लिमिट है वो सारी चीजें हम कब करेंगे, हाँ तो बात करते हैं यहाँ पे, आप जो भी चीजें लोगे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से लोगे। ठीक है, डेट जो काउंट करोगे वो सारी चीजें आपकी कहाँ से आएंगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर से आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय द पोजीशन।
25 जो है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट की बात करता है बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जानना है कि कितने ईयर का होता है इस टाइम पे, वेयर द एक्सेस आर एंड यूज ऑफ लाइट एयर। कोई भी बिल्डिंग, मान लीजिए ईजमेंट आपको यही है कि आप लाइट्स को यूज कर सकते हो, एयर्स को यूज कर सकते हो, लैंड को यूज कर सकते हो, या फिर कोई स्टेयर्स है उसके, तो देयर विथ ईजमेंट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर। ये जो 20 ईयर है इसे आपको याद रखना है। ये क्या है? एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स और यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजमेंट। बस इतना याद रखिए कि अगर मूवेबल और इमूवेबल का चक्कर है कि अगर इमूवेबल है तो आपको 20 और मूवेबल है तो 2 ईयर। ठीक है, person claiming title thereto as easement as right without interruption for 20, the right to such access use of light air by way of water course use of water other easements shall be absolute and indefeasible। ठीक है, अब देखिए each of the set period of 20 years shall be taken to be period ending with 2 year next before the institution of suit। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फाइल करने से पहले 2 साल, नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड। ठीक है, ये 20 और 2 ईयर का, तो 20 ईयर का आपके पास राइट होता है ईजमेंट का और 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट है। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर और सर्वेंट टेनेमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका 27 में है। पार्ट 5 जो है वो मिसलिनियस है, जिसमें 28 जो है वो अमेंड किया जा चुका है 1974 में ही। सेविंग क्लॉज आपका 29 है। इसके बाद आते हैं 30, प्रोविजन फॉर सूट्स फॉर विच प्रिस्क्राइब पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अब जो है हमें जानना है कि कितने स्केड्यूल में कैसे कैसे दिया हुआ है। ये जो 31 है ये बात करता है प्रोविजन एज टू बार्ड और पेंडिंग सूट्स, और 32 रिपीलिंग है। इसके बाद आपको स्केड्यूल ध्यान देना है, जिसमें पार्ट 1 जो है सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स से रिलेटेड में आपको कुछ भी नहीं, इसमें नंबर्स अगर पूछे जाते हैं, वैसे नंबर्स इसमें इजी नहीं, इतना नहीं पूछा जाता है। स्टार्टिंग है आपका अकाउंट्स से। अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो उसमें आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? 3 ईयर का होने वाला है। सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें आपका 3 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है, जो कि कहां से स्टार्ट है? आर्टिकल नंबर 6 से स्टार्ट है। और 55 तक दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होने वाला है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर का होगा। तो ये एक इजी क्राइटेरिया है कि लिमिटेशन पीरियड अगर आप ऐसे नोट डाउन करना चाहो तो वहां पे आप कर सकते हो कि क्या होगा। अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो 3 ईयर का है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई पार्ट है, मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोमिसरी नोट है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको कितना टाइम पीरियड रखना है? 3 ईयर का। और जो पार्ट 3 है वो बात करता है इसमें सूट्स रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में 2 ही आर्टिकल है, टू डिक्लेयर द फोर्जरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड और रजिस्टर्ड, तो उसके लिए 3 ईयर का है। और अगर ऑब्टेन डिक्लेयर, ठीक है, टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन दैट एन एलिज्ड एडॉप्शन इज इनवैलिड, उस सिचुएशन में आपका 3 ईयर। तो
अगर डिक्लेरेशन से रिलेटेड भी है तो भी आपके पास लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 ईयर का है। फिर आते हैं 56, 57, 58 डिक्लेरेशन से डील करता है। ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल नंबर पूछे जा सकते हैं। पार्ट 4 जो है सूट रिलेटिंग टू डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट है, ये भी सारे 3 ईयर के हैं। बट यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल नंबर 60 जो है ये बात करता है टू सेट असाइड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी है वो उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि किसी गार्जियन के थ्रू किया जा रहा है, तो बाय द वार्ड हु हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी, तो उसके थ्रू भी 3 ईयर में किया जा सकता है। दूसरी चीज आपका जो बाय द वार्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी 3 साल में कर सकता है कोई भी। पार्ट 5 जो है सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। 61 जो है वो आपका बात करता है मॉर्टगेजर। ये जो है यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड चेंज हो रहा है, और ये लिमिटेशन पीरियड कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे बाई मॉर्टगेजर टू रिडीम और रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है और उसको आपको रिकवर करना है, तो उसमें क्या है 30 ईयर का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। 30 ईयर में आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज एंड आफ्टरवर्ड ट्रांसफर्ड। पहले मॉर्टगेज हुई थी और फिर ट्रांसफर हो गई है बाय द मॉर्टगेजी फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। उस सिचुएशन में क्या है आपके पास 12 ईयर का है, ठीक है। टू रिकवर द सरप्लस कलेक्शन, सरप्लस कलेक्शन के लिए 3 ईयर का है, आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है और ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 62 जो है टू इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए आपके पास 12 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है। फॉरक्लोजर के लिए 30 ईयर। ये मॉर्टगेजी जब करेगा, यहाँ पे मॉर्टगेजर कर रहा था और यहाँ पे मॉर्टगेजी है। मॉर्टगेजी के पास क्या है 30 ईयर का है। फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज 12 ईयर। 64 जो है ये, इसमें भी 12 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है। 65 में भी 12 ईयर का लिमिटेशन है। इन सब में पोजीशन क्लेम किया जा रहा है। जब भी पोजीशन क्लेम करेंगे तो 12 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होगा। अब देखिए 66, इसमें भी 12 ईयर का है। फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द प्लेंटिफ हैज बिकम एंटाइटल्ड टू द पोजीशन बाय रीजन ऑफ एनी फॉर फीचर और ब्रीच, ये भी 12 ईयर का है। 67 जो है ये रिकवर पोजीशन फ्रॉम द टेनेंट, ठीक है। अगर कोई लैंडलॉर्ड वो रिकवर करना चाहता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, इसको 12 ईयर का टाइम पीरियड होना है। अब देखिए पार्ट 6 सूट रिलेटिंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है 3 ईयर। जब मूवेबल प्रॉपर्टी पे आएंगे तो हमारे पास लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर का। अब आर्टिकल नंबर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। कंपनसेशन के लिए आपके पास 1 ईयर का है। सूट रिलेटिंग टू टॉर्ट, टॉर्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सब में आपके पास 1 ईयर का होता है, एक्सेप्ट बाय एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, ये उसका है इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट, तो इसमें 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सूट रिलेटिंग टू द मिसलिनियस मैटर, ये अलग है, अपील वगैरह दी हुई है। प्रियम्पशन है, प्रियम्पशन का देखिए यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है। ये सारे लिमिटेशन पीरियड, इसमें टोटल जो है 137 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 137 आर्टिकल है और इसमें ये लिखा गया है एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस डिवीजन, तो वहां पे क्या होगा 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होगा। बाकी सारे जगह पे आपका प्रोवाइडेड है, अगर नहीं दिया है तब देखिए एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो ये रहा, ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। ये जो आर्टिकल नंबर है इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि अपील में कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट की अपील में कितना है और हाई कोर्ट की अपील में कितना है। इसके बाद से आपका आता है
नॉर्मल सूट फाइल करने के लिए कितना अपील होता है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर कल हम करेंगे। कल जो है आपका होने वाला है कोई दूसरा टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल में माइनर है। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, बाय।